हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करते हैं हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के थर्ड टॉपिक के बारे में। जी हाँ, हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे 3 तरीके होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड मैं अपनी पहले आपको वीडियो क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले उसको एक बार देख लीजिए, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड। अभी तक जो उन्होंने पढ़ा था उसमें उन्होंने क्या पढ़ा था कि हम लोग नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए जो पहला मेथड था वो वैल्यू एडेड मेथड था, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे हमारी इकोनॉमी में, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करें, चाहे वो प्राइमरी ने किए हो, सेकेंडरी ने किए हो या टेरिशरी ने किए हो, किसी भी सेक्टर में जो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करे हैं उनका एडिशन हम ले लेते थे हमारे वैल्यू एडेड मेथड में। इनकम मेथड में हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों ने टोटल जितनी इनकम अर्न करी है, टोटल इनकम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वेजेस मिली हो, सैलरी मिली हो, प्रॉफिट मिला हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो या आपको रिटायरमेंट पेंशन मिल गई हो, ठीक है, या अदर किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से आपको पैसा मिलना है तो वो हमारे इनकम मेथड में चला जाता था। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, जो कि है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें हम लोग खर्चा करने की बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, अपनी इकोनॉमी पे कुछ पैसे स्पेंड करेंगे, कुछ पैसे एक्सपेंसेस करेंगे अपनी इकोनॉमी में, जो हमारे एक्सपेंसेस हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा ये एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली में इसको कहते क्या है। तो सबसे पहले इट रिफर टू द सम टोटल ऑफ expenditure on the purchase of goods and final goods and services within the domestic territory of an accounting year। यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं हम उन सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे आपने 10 रुपए के चिप्स लिए, 10 रुपए लिख लिया, आपने 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ली, 40 रुपए उसमें प्लस कर दिया, अब आपकी वैल्यू कितने, एक्सपेंसेस कितने के हो गए, 50 रुपए के हो गए। फिर आपने 60 रुपए का कुछ अदर एक्सपेंसेस किए, तो अब आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 10 + 40 + 60 = 110। तो यानी कि जैसे जैसे आप एक्सपेंसेस करते जाएंगे उन सारे एक्सपेंसेस को आप अपने एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड ऑन करते जाएंगे। ये जो एक्सपेंसेस है ये हम लोग किस पे करेंगे भाई, जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं ये सारे खर्चा हमारे किन चीजों पे होंगे, ये खर्चा हमारे होंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। हम लोग एक्सपेंसेस वही काउंट करेंगे जो हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे ले रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह के इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा कर रहे हो, यानी सेमी फिनिश गुड्स पे अगर खर्चा कर रहे हो, तो सेमी फिनिश गुड्स के कोई भी एक्सपेंसेस मेरे एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होंगे। बहुत ध्यान रखिएगा ये बात। अगर आपके एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स में हो रहे हैं तो वो कंसीडर किए जाएंगे, बट अगर आपके एक्सपेंसेस आपके इंटरमीडिएट गुड्स में हो रहे हैं या सेमी फिनिश गुड्स में हो रहे हैं तो वो आपके कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है ना। अब ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है इनके एक्सपेंसेस तभी काउंट किए जाएंगे जब ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होती है, यानी कि अगर ये आपकी कंट्री के अंदर बनी है तब आपने खरीदी है। क्योंकि अगर मेरी कंट्री में बनी, मैंने खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर हूँ, मैं इंडिया का ही हूँ, मैंने कोई चीज प्रोड्यूस करी, मैंने कोई गुड्स बनाया, कोई सर्विसेज बनाई, आप लोगों ने उसको कंज्यूम किया और उसके लिए मुझे पैसे दिए। तो मैं इंडिया का बंदा था, मैंने इंडिया में ही गुड्स बनाए, इंडिया में ही बेचे, और पैसा जो मिला वो भी मुझे आप लोगों से यानी इंडिया वालों से ही मिला है, तभी तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा, इंडिया की इनकम में जुड़ेगा। अगर मान लेते हैं मैं अमेरिका का बंदा हूँ, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और आप लोगों ने मेरी फर्म से सामान खरीदा, यानी कि आपने अमेरिकन फर्म से सामान खरीदा ना, तो जब आपने अमेरिकन फर्म से सामान खरीदा है तो वो हमको तो मिलेगा नहीं, फिर वो इंडिया की इनकम तो ही नहीं, वो कहाँ की हो गई, अमेरिका की इनकम हो गई। तो एक्सपेंडिचर मेथड में लोग क्या करते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं उन सारी गुड्स पे अगर हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं और उन एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है या जो सम होता है वो मेरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसका क्या हो गई
It refer to the sum total of expenditure or incurred on the final goods and services for the production of domestic territory of a country during an accounting period। यानी कि एक साल के अंदर आप जो भी टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और किस पे कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस मेरे कहलाएंगे एक्सपेंडिचर। अब बात कर लेते हैं ये जो मेरे एक्सपेंसेस हैं इसको हम लोग कैसे याद रखें, हम लोग किसको क्या एक्सपेंसेस लें या किसको किस नाम से बुलाएं, क्योंकि ऐसे तो हम लोग बहुत सारे खर्चे करते हैं। आलू ले आए, प्याज ले आए, टमाटर ले आए, पनीर ले आए, दही ले आए, ठीक है, चिप्स ले लिए, कुरकुरे ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले ली, बिल्डिंग ले ली, लैंड ले लिया, ठीक है, या मशीनरी ले ली, फोन ले लिए, गैजेट्स ले लिए, मतलब डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं हमने इन एक्सपेंसेस का कुछ क्राइटेरिया बना दिया कि ताकि हमें बहुत ज्यादा जो ये हेड से इनको नोट ना करना पड़े, क्योंकि अगर हर चीज ऐसे नोट करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी हमारी। तो जब ये लिस्ट लंबी हो जाएगी तो इस लिस्ट को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, अपने एक्सपेंसेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। जी हाँ, हमने अपने एक्सपेंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब पढ़ते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा यहाँ पे, पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हमारे प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, यहां पे हम लोग कंसीडर किसको करेंगे, मेरे हाउस होल्ड को या फिर मेरे प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि मेरे कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि हम लोग जो घरेलू लोग होते हैं, जो अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, रोज का खाना पीना, दाल चावल ये सब खरीदते हैं, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जो वर्क करता है फॉर द प्रॉफिट मोटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वर्ड क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यानी कि आप जो भी खर्चा, यानी कि आपका हाउस होल्ड और आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई भी खर्चा जो कंजप्शन पर्पस के लिए कर रहे हो, यानी अपने इस्तेमाल के लिए खर्चा कर रहे हो, वो आते हैं मेरे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे हाउस होल्ड ने क्या खर्चा किया, वेजिटेबल्स ले आए, तो ये वेजिटेबल्स लाए, खुद कंज्यूम कर लेंगे, बात खत्म हो गई, तो ये हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। प्राइवेट फर्म्स का एक्सपेंडिचर कंजप्शन कैसे होगा, उन्होंने टेबल ले ली, फ्रिज ले लिए, एसी ले लिया, स्टेशनरी का आइटम ले लिया, अपनी फर्म या फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप कोई भी एक्सपेंसेस ऐसे कर रहे हो जो आप अपने लिए कर रहे हो या जिनका आपको खुद का यूज है, तो वो मेरे आते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। और अगर यही खर्चे हमारे हाउस होल्ड या प्राइवेट सेक्टर कर रहा हो तो वो किस में लेते हैं हम लोग, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक बात। अब मेरे दूसरे एक्सपेंडिचर आते हैं, भाई हमने तो कर दिया खर्चा, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, मेरे जितनी जनता थी, जनता ने खर्चा कर दिया। अब खर्चा करने की बारी किसकी है, सरकार की। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी अपने कंजप्शन पर्पस पे, प्रोडक्शन पे नहीं, कंजप्शन पे। जैसे डिफेंस आइटम बना लिए उसने, डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं ना, जैसे बम बना लिए, आर्मर्स बना लिए, बुलेट्स बना ली, गन्स बना ली, टैंक बनवा लिए, मिसाइल्स बनवा ली, इस टाइप की चीजें जो उसने बनवाई है, जिसने कंजप्शन पर्पस के लिए जो चीजें करी हैं, उसने सोशल वेलफेयर कुछ कर दिया है, यानी उसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, पैसे को इस्तेमाल कर रही है अपने भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। उससे वो किसी भी तरह के गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट अगर किसी कंजप्शन पर्पस पे खर्चा करती है तो वो मेरा कहां चला जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। थर्ड, अब ये तो हमने क्या किया, मेरे जो इनकम होती है, यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं, मेरी जो इनकम होती है, वाई मतलब इनकम, इनकम के दो खर्चे, या तो कंजप्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट या सेविंग करेंगे। यानी कि हम जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं, उस इनकम को हम दो ही जगह खर्चा कर सकते हैं। या तो हम उसको कंज्यूम कर लें, डे टू डे लाइफ का सामान खरीद लिया, या अपनी जरूरत का जो सामान था वो हमने खरीद लिया, तो कंजप्शन कर सकते हैं। या तो आप सेविंग करोगे, बैंक अकाउंट में पैसा डाल दोगे, और या तो उसके इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो बेसिकली आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो एक ही क्राइटेरिया हो गया, लगभग सिमिलर क्राइटेरिया हो गया कि आप पैसे सेव करके चल रहे हो। और दूसरा हमारा क्या है, कंजप्शन। तो हमारे इनकम से हम दो तरह के खर्चे करते हैं, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर की तो हमने बात कर ली कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। अब हम बात करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जब कोई भी फर्म या कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन
किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम पे पैसा लगाता है और उस इन्वेस्टमेंट स्कीम पे पैसा इन्वेस्ट करने पे अगर उसको कुछ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है तो वो मेरा कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, हमने अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, कुछ प्रीमियम कमाने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो मेरा कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या किया, हमने अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारी वो होती है जो फिक्स्ड है, जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होने वाली है। फिक्स इन्वेस्टमेंट में मेरे क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमारी फिक्स है, जो मतलब चेंज नहीं हो सकती है। अब आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी जो आपने अमाउंट जितने का खरीदा है वो अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंजमेंट हो नहीं सकता। अगर आपने मशीनरी 1 लाख की खरीदी तो आप उसको 10 साल बाद भी 1 लाख की बताओगे कि भैया हमने 1 लाख की खरीदी थी। लैंड खरीदी है, सेम अमाउंट बताओगे चाहे जितने टाइम बाद पूछा जाए, और उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है आपको। तो जो जिन चीजों पे हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स होती है कि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब हमें उसमें टाइम टू टाइम एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे कहलाते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरे मेरे होते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये मेरे स्टॉक्स पे किए जाते हैं। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पे चेंज इन स्टॉक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चेंज इन स्टॉक या फिर डेल्टा स्टॉक। यानी कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपेंसेस करते हैं, यानी अपने स्टॉक को घटाने बढ़ाने के लिए, या हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पे हमें फर्दर टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा से एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसमें टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हमारी वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें टाइम टू टाइम उसमें एडिशनल कुछ मनी ऐड ऑन करनी पड़ेगी फॉर द एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो मेरी कहलाती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जैसे मेरे स्टॉक्स मेरे क्या कहलाते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में हमें टाइम टू टाइम एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। हमें अपना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए कि कभी भी मेरे पास स्टॉक्स की कमी ना हो, हमें उस पर एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे कि रॉ मटेरियल मंगाते रहो, फिनिश गुड बेचते रहो, रॉ मटेरियल मंगवाते रहो, फिनिश गुड बेचते रहो। तो एक रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो पैसा खर्चा होगा, फिनिश गुड बेचोगे तो पैसा आएगा, तो आप ट्रांजैक्शन तो कर रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे। तो वही चीज यहाँ पे है कि हमारा यहाँ पे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। तो 3 हम लोगों ने पढ़ लिए यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट मेरा आता है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। अब नेट, ये जो चीज है हमारी, ये मेरा नेट एक्सपोर्ट भी हो सकता है या नेट इंपोर्ट भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। ये हमारा नेट एक्सपोर्ट भी हो सकता है या फिर नेट इंपोर्ट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देख लेते हैं एक बार, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब नेट एक्सपोर्ट का मतलब यहां पे क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट में से, यानी आपने जितना सामान बाहर भेजा है या जितना सामान आपने बाहर बेचा है, उसमें से जो सामान आपने मंगवाया है, जितने का सामान आपने मंगवाया उसको माइनस कर देंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे। और अगर माइनस करने पे वैल्यू प्लस में आ रही है, यानी पैसा मेरे पास बच रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का और इंपोर्ट किया 50 रुपए का, तो मेरे पास यहाँ पे 50 रुपए बच गए ना, यानी मैं प्लस में चल रहा हूँ ना। प्लस में जब चल रहा है तो वो मेरा हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। और अगर यहाँ पे सेम इसी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपए का और इंपोर्ट कर लिया 150 रुपए का, तो क्या हो जाएगा, ये 50 रुपए माइनस में आ जाएंगे, यानी मुझे 50 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। और जब मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे तो वो क्या होगा, देंगे कब, जब इंपोर्ट करा होगा। तो यहाँ पे अगर मेरी फिगर प्लस में आती है तो यानी मुझे पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है तो ऐड कर देंगे। अगर फिगर यहाँ पे मेरी माइनस में आ रही है तो यानी पैसा जाने वाला है, पैसा अगर जा रहा है तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो अगर आपके क्वेश्चंस में नेट एक्सपोर्ट दिया है तो वो आप एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करोगे, अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया है तो आप इसको माइनस करोगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पे पैसा आता है इसलिए ऐड होगा, इंपोर्ट करने में पैसा जाता है इसलिए माइनस होगा। तो एक्सपेंडिचर सबको समझ में आ गया।
आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये मेथड थोड़ा सा समझ, इसका फॉर्मूला समझने से पहले, कि फॉर्मूले पे डिस्कस करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसमें कुछ चीजें ध्यान कर लेते हैं कि क्या चीजें हमें इसमें नहीं लेनी, क्योंकि जो लेना है वो तो याद हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग यही बताते हैं ये ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं लेनी है। तो नहीं लेने में क्या है, अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस मतलब जब आप एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है और क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। सबसे पहला फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली रेडी हैं आपके इस्तेमाल के लिए और आप उन पे खर्चा कर रहे हो, तो वो आप इंक्लूड करोगे। अभी मैंने जैसे यहाँ ऊपर बोला ना कि हम लोग एक्सपेंडिचर कौन सा लेते हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, यानी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं जिनको मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता हूं, वो फिनिश गुड है, रेडी टू यूज है, हम लोग सिर्फ उन्हीं का ही एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं। सेमी फिनिश गुड का हम लोग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड आता है सेल्फ कंजप्शन। अगर आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं अपने यूज के लिए, मतलब जैसे आप एक फार्मर है, आपने गेहूं उगाया और खुद ही यूज कर लिया, आपने पल्सेस उगाई खुद ही यूज कर लिया, वेजिटेबल्स ग्रो करी खुद ही यूज कर ली, तो अगर आप जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो वो सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो, तो वहां पे क्या होगा, वो भी आपके एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होंगी। इस वजह से, क्योंकि अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो बेचते ही ना, तो पैसा आता ना, या आपने उसको बनाया यहीं पे ना, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया ना, यही उगाई है ना, तो जब गुड्स प्रोड्यूस यहाँ पे करे हैं तो वो यहाँ की इनकम में ऐड होगा, भले आप उसको बेचो या ना बेचो, क्योंकि उसको बनाने में आपने खर्चा किया होगा। जब आपने खेती करी होगी तो बीज लेके आए होगे, फर्टिलाइजर लाए होगे, इंसेक्टिसाइड लाए होगे, पेस्टिसाइड लाए होगे, ठीक है, आपने हार्वेस्टिंग करी होगी, थ्रेशिंग की होगी, उसमें आपने इरिगेशन फैसिलिटी लगाई होगी, तो खर्चा किया होगा ना। तो अगर आपने कोई भी चीज बनाने पे खर्चा किया है, फिर वो चाहे आप उसको बेचो या अपने लिए इस्तेमाल कर लो, वो आपके एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई भी चीज आपने अपने डोमेस्टिक कंट्री में बनाई है, फिर आप उसको चाहे बेच दो या उसको खुद इस्तेमाल कर लो, दोनों ही केसेस में वो आपके एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड की जाएगी। नेक्स्ट मेरा जो यहाँ पे आता है वो क्या आता है, नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड का मतलब हो गया कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इंक्लूड नहीं करनी है। तो नॉट इंक्लूडिंग वाले केस में कौन सी चीजें हमें हमारी होंगी, पहला सेकेंड हैंड गुड्स। अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड्स ले रहे हो, कोई पुराने गुड्स ले रहे हो, तो वो नहीं ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार बिके थे तो वो ऐड हो चुके होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग फाइनल गुड्स लेते हैं और फाइनल गुड्स तो पहली बार इस्तेमाल हो चुके हैं ना, तो हमारे कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो हमारे कंसीडर नहीं होंगे। दूसरा शेयर एंड बॉन्ड्स। शेयर एंड बॉन्ड्स हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट नहीं होते हैं। क्यों? अब आप कहेंगे सर शेयर एंड बॉन्ड तो इन्वेस्टमेंट है, फिर क्यों नहीं लेते हैं? तो शेयर एंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, मैं आपकी बात मानता हूं कि शेयर में इन्वेस्ट करते तो पैसा आता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते तो पैसा आता है, लेकिन शेयर एंड बॉन्ड ये दोनों ही चीजें हमारी जो है ये पेपर वर्क है, सिर्फ ये कुछ प्रोड्यूस नहीं किया हमने। अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है तो क्या कुछ प्रोड्यूस कर लिया, कोई सर्विसेज बना ली, कोई गुड्स बना ली, क्या बना लिया? कुछ नहीं बना पाए ना, हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ बना नहीं पाए लोग। और हम लोग लेते कौन सी है, जिस इन्वेस्टमेंट से हमने कुछ प्रोड्यूस किया हो। तो किसी भी तरह के ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है, वो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे शेयर एंड डिवेंचर, शेयर डिवेंचर, बॉन्ड, ये जितनी भी चीजें हैं ये जस्ट एज अ पेपर वर्क है, इसमें हम किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इस वजह से ये मेरे एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं की जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आ गया कि जो भी हमने अपनी इकोनॉमी पे खर्चा किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, वो मेरे एक्सपेंडिचर मेथड कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड एक्सपेंसेस चार तरह के होते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। प्रिकॉशंस के बेसिस पे बात करें तो आपको फाइनल एक्सपेंडिचर और सेल्फ कंजप्शन ये ऐड करना है, सेकेंड हैंड गुड्स और शेयर एंड बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट आपको ऐड नहीं करनी। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूले के लिए कि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे जो ये एक्सपेंडिचर मेथड है इस एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो लेट्स मूव टू द फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा जो ये एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इस एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें लेते हैं। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला
फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहली चीज इसमें क्या आएगी, जितने भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं वो कंसीडर कर लेंगे। दूसरा मेरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हम अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्म करने के लिए, यानी कि कैपिटल जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए या कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हम जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस का मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पहला हमारा क्या हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा क्या हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तीसरा मेरा आता है नेट एक्सपोर्ट, और मेरा कॉलम क्या है नेट एक्सपोर्ट का। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम नेट एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, अगर आपके फॉर्मूले में नेट एक्सपोर्ट दिया गया है तो आप ऐड करोगे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। नेट एक्सपोर्ट निकालने का तरीका यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है ना। आप जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा नेट एक्सपोर्ट या फिर नेट इंपोर्ट। तो अगर आपका नेट एक्सपोर्ट है तो प्लस हो जाएगा, और अगर नेट इंपोर्ट है तो माइनस हो जाएगा। अगर नेट एक्सपोर्ट आंसर आ रहा है, यानी अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो एक्सपोर्ट वैल्यू है तो ऐड कर दोगे, अगर आंसर माइनस में आ रहा है यानी वैल्यू आपकी इंपोर्ट की तरफ ज्यादा है, निगेटिव वैल्यू है, तो आप इसको माइनस कर दोगे। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक्सपेंडिचर को हमने चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, उसी तरह यहाँ पे मेरा जो ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये भी दो तरह के हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी हाउस होल्ड या प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर रहा है तो वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और अगर कोई गवर्नमेंट कोई खर्चा कर रही है तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक बात, तो ये दो चीजें मेरी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा पार्ट है वो मेरा ये पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ड की वजह से बच्चे पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आप लोग सिर्फ एक वर्ड का ध्यान नहीं देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोग एक सिंगल वर्ड इग्नोर कर जाते हैं और उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आंसर मेरा जो है वो गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आपको गिवन होता है। बट इन केस अगर ये आपको गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड क्या ऐड हुआ है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ये फिक्स वर्ड नहीं था, यहाँ पे क्योंकि टोटल था तो हम लोग फिक्स्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्वेंट्री बोलते थे। तो जब हम लोग अपने फिक्स कैपिटल और इन्वेस्टिंग कैपिटल को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि इन्वेस्टमेंट मेरी दो तरह की होती है, फिक्स्ड और इन्वेंट्री। तो वही चीज यहाँ पे है कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो पहले उन्होंने क्या किया, हम लोग को जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना था तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमने डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दिया तो मेरा क्या निकल आया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक बात। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, मतलब ये समझ लीजिए आप कि 99% चांसेस, 99% चांसेस मैं बोल रहा हूं, 99% आपके सिलेबस में चांसेस होंगे कि ये गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इन केस अगर ये गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि कई अगर मान लो 1% वो 1% निकल आया कि उसमें नहीं दिया गया तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना बच्चों, डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो बिजनेस में पैसा लगाया वो, गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया वो, और हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया वो, यानी कि आपके बिजनेस में जो फिक्स इन्वेस्टमेंट हुई, आपके गवर्नमेंट ने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट करी, और आपके हाउस होल्ड ने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट करी। क्योंकि मेरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो यही है, तो इन्वेंट्री तो आएगी ही नहीं। तो अगर किसी ने भी फिक्स इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, या तो प्राइवेट वाले करेंगे, या तो गवर्नमेंट वाले करेंगे, या हाउस होल्ड वाले करेंगे, तीन ही लोग कर सकते हैं और चौथा कोई होता नहीं है। तो प्राइवेट ने
मतलब बिजनेस ने, गवर्नमेंट ने और हाउस होल्ड ने जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट किए हैं, उन सारी फिक्स इन्वेस्टमेंट को अगर आप यहाँ पे ऐड कर दो, इन दोनों तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आंसर आपका बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। ठीक है ना। तो एक बार अब पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं कि पूरा फॉर्मूले में हम लोग को क्या क्या चीजें लेनी हुई है। तो आपको सिंपल सी चीजें लेनी है। क्या क्या लेनी है? सबसे पहले उठा लो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो पहले हमने यहाँ क्या उठा लिया? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक। दूसरा क्या उठा लो? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और नेक्स्ट हमने क्या उठा लिया? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। हमने प्राइवेट ले लिया, हमने गवर्नमेंट ले लिया। अब ले लेते हैं तीसरा मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो थर्ड यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा मेरा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये हो गया। इसके बाद लास्ट में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे नेट एक्सपोर्ट। ठीक। जब आप अपने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, इन सब को ऐड करते हो तो मेरा आंसर क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी। क्या निकल के आएगा? जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। यानी कि आप प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को जब ऐड कर दोगे तो इनको ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो क्या करोगे? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। कि फिक्स कैपिटल यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे तो मेरा बन जाएगा इन्वेस्टमेंट। या इसको ये भी कह सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे तो बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात और रह गई है कि अगर आपके क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज हो जाए कि यहाँ पे जो ये ग्रॉस वर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ पे अभी तक फॉर्मूला ये था। अब अगर यहाँ पे ग्रॉस वर्ड की जगह हमें यहाँ पे दे दे नेट, ग्रॉस की जगह क्या आ गया? नेट आ गया। तो अगर ग्रॉस की जगह यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल हो गया है तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो भी मेरा एनडीपी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो जीडीपी निकलेगा, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो एनडीपी निकलेगा। ठीक है ना। अगर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है यानी यहाँ पे ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपका आंसर जीडीपी निकलेगा, और अगर यहाँ पे आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आंसर आपका एनडीपी निकलेगा। ठीक। अब इसके कन्वर्जन देख लेते हैं कि कन्वर्जन कैसे होगा इसका। अगर इन केस आपको ग्रॉस डोमेस्टिक दिया तो आप क्या करोगे? जब ग्रॉस डोमेस्टिक दिया है तो आंसर क्या आ रहा था? जीडीपी आ रहा था। तो आपका आंसर क्या आ रहा था? जीडीपी एट एमपी आ रहा था। तो आप पहले क्या करोगे? जीडीपी एट एमपी में से आप माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। इसमें आप ऐड कर दोगे एनएफआईए तो क्या आ जाएगा? एनएनपी एट एमपी आ जाएगा। और इसमें से आप माइनस कर दोगे एनआईटी तो आंसर आपका आ जाएगा एनएनटी एट एफसी। ठीक है ना। पहले क्या किया हमने? जीडीपी एमपी मेरा आंसर आया था, उस जीडीपी एमपी में हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो आ गया मेरा एनडीपी एमपी। फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमने एनएफआईए ऐड कर दिया तो एनडीपी एट एमपी में एनएफआईए ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एनएनपी एट एमपी। फिर एनएनपी एट एमपी में से हमने एनआईटी माइनस कर दिया तो आ गया एनएनपी एट एफसी। ठीक बात समझ में आ गया। तो अगर आपके क्वेश्चन में
ग्रॉस डोमेस्टिक दिया है तो जीडीपी निकलेगा, तो कन्वर्जन आपका इस तरह से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे नेट डोमेस्टिक दिया गया है तो एनडीपी-एमपी निकलेगा, तो फिर ये वाला स्टेप आपका नहीं होगा। तो फिर एनडीपी-एमपी, फिर एनएफआईए और एनआईटी और आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। अगर ग्रॉस दिया है तो यहां से कैलकुलेशन होगी डेप्रिसिएशन से, अगर ग्रॉस नहीं दिया गया है, नेट दिया गया है, तो डेप्रिसिएशन नहीं। बात समझ में आ गई? तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था कि आपको क्या क्या लेना है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। इन चार चीजों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर मतलब एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर आएगा। और उसमें से फिर जो कन्वर्जन आपसे बोला गया है कि नेशनल इनकम निकालो, ग्रॉस नेशनल निकालो, नेट नेशनल निकालो, वो आप कन्वर्जन मेथड के थ्रू आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।